एक गायनेकोलॉजिस्ट को उनको सबसे पहले कब कंसल्ट करना चाहिए? You may need to see the gynecologist even at 12 years of age. इनफर्टिलिटी के मोस्ट कॉमन रीजन क्या है? Get husband semen analysis done. आपके पास एक ओपीडी में फीमेल पेशेंट आई जो प्रेग्नेंट है और जो अनमैरिड है। जो वो पेशेंट इतनी डरी हुई होती है कि खुद ही मेडिसिन खा के आ जाती है और अपने से मेडिसिन लेके उनको फिर बहुत ब्लीडिंग होती है और बाद में पता चलता है कि आधा रह गया अंदर, आधा निकल गया और फिर वो डॉक्टर के पास जाने में और डरते हैं कि डॉक्टर क्या बोलेगी। उस केस में वो कोई ऐसी जगह जाते हैं कि बस वी जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ दिस। देयर हैव बीन डेथ आल्सो बिकॉज ऑफ दैट। क्या बर्थ कंट्रोल पिल लेने से फ्यूचर प्रेगनेंसीज में दिक्कत आती है? प्रेगनेंसी डिपेंड्स ऑन द एग्स ओनली। नंबर ऑफ सिजेरियन सेक्शंस आर इंक्रीजिंग एवरीवेयर, सो इट इज मेडिकली इम्पोर्टेंट या फिर इट इज अ बिजनेस एस्पेक्ट ऑफ डिलीवरी? सो हैवी ब्लीडिंग इज वन थिंग। ऐसी भी कोई कंडीशन होती है जिसमें ब्लीडिंग कम हो जाती है? Yes, absolutely. So when we will say that there is an issue of infertility in the newlywed couple, With regular intercourse and all, and they are not able to achieve pregnancy, that means that's a case of infertility. One day, one couple came in my OPD. जो उसका हस्बैंड था उसने मुझे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाया एंड ही सेड मैम इनके फाइब्रॉइड्स हैं, हमें इसकी लैप्रोस्कोपी करानी है. Then I started asking for the history, like since when did you have your last menses, how long you are married and all. I got to know it's been 11 years they are married, but कभी भी वो pregnant नहीं हो पाए. what according to you is an ideal age to get pregnant? So that is the most fertile period for women. So it's better to conceive and get pregnant during that time. बहुत सारे females they don't visit temples during the period. Suppose Myth is a female, तो उसका मायका है गायनी डिपार्टमेंट. Ovary would have a motto, what it would be? I'm the boss. Hello friends, this is me. My name is Dr. Ashish Kumar Bansal. I'm a gastro and liver transplant surgeon. And she is Dr. Mimamsa Baghel. इन्होंने अपनी MBBS 2012 में कंप्लीट की. 2016 में इन्होंने अपनी गायनेक ब्रांच में MD किया और उसके बाद 2017 में सीनियर रेजिडेंस के तौर पे सफदरजंग अस्पताल में काम किया. फिर उन्होंने एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में 2017 में फेलोशिप किया. शी हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 1000 एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज विच इज़ डन बाय वेरी फ्यू इन लखनऊ. जब हम किसी टॉपिक जो कि इतना इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में बात नहीं करते हैं तो ऐसे लोगों के मुंह में आवाज़ आ जाती है जो कि इसके लिए एफिलिएटेड ही नहीं है. तो इतने सारे मिथ सर्कुलेट होते हैं, इतनी सारी अफवाहें सर्कुलेट होती हैं जिसको हम सच मान लेते हैं और उसी के अनुसार आचरण करने लगते हैं. आज हम उन सब शैकल्स को तोड़ने के लिए आज हमारा पॉडकास्ट हम डेडिकेट करते हैं विमेंस हेल्थ को. इसके लिए हम लोगों ने शहर की लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मीमांसा बघेल को बुलाया है जो वुमेन हेल्थ से रिलेटेड जैसे कि मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी और इन सब छोटे छोटे टॉपिक्स पे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं उन सब टॉपिक्स पे बहुत डिटेल में छोटी छोटी बातों को विस्तार में हमारी भाषा में हमें समझाएंगी ताकि इनके बारे में सारे के सारे मिथ बर्स्ट हो सके और हमें एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले जो कि एविडेंस बेस्ड फैक्ट बेस्ड मेडिसिन से रिलेटेड हो. सो हम लोग सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कोई भी यंग फीमेल जब वो ग्रो होती हैं कैसे पता चलता है कि उनको प्यूबर्टी आ गई है या फिर उनको मेंसेस आ गए हैं, और जब पहली बार मेंसेस होता है तो कैसे वो कम्युनिकेट होना चाहिए एक कॉन्वर्सेशन माँ और बेटी के बीच में या कोई सिंगल पेरेंट है उनके बीच में या एक गायनेकोलॉजिस्ट को उनको सबसे पहले कब कंसल्ट करना चाहिए? There is no fixed criteria of age to visit the gynecologist, but I prefer at the age of 18 or 19, a girl should visit the gynecologist at least once. बिकॉज दैट वॉज द टाइम जब उसकी स्कूलिंग ख़त्म होती है और वो कॉलेज जाती है, बाहर निकलती है. उस दौरान जब बाहर निकलती है हॉस्टल में या हायर एजुकेशन के लिए जाती है तो उस दौरान उसकी मदर या आंट या कोई सिस्टर होते नहीं है. सो शी शुड बी अवेयर अबाउट दोज थिंग्स जो वहाँ जाके उसे ऐसा ना लगे अब मैं किससे पूछूँ. लाइक what's a like feminine hygiene, like how to deal with heavy menses or anything related to the menstrual cycle, or what's a UTI. All these things she should be aware of before going out of the house or proceeding like in fertility phase. Okay. But in some cases you may need to see the gynecologist even at 12 years of age, 13 years of age,
Because so many times in my OPD, yesterday only one 14-year-old girl came with a complaint of excessive itching in vagina and burning while passing urine. So she was having actually UTI and the fungal infection. So yeah, in such cases you need to visit gynecologist. Otherwise, yeah, you can do your first visit. If everything is fine, then आप 18 और 19 ईयर्स एज में आप जा सकते हैं. और अगर किसी फीमेल को किस एज तक अगर मेंसेस नहीं आते हैं तो ये कंसर्निंग होता है Till When- 17. till Yes, that is also the cause of, you can visit gynecologist at that teen age. If you are 16 and about to be 17, but you haven't achieved your menses, please go and meet gynecologist for that and get proper investigation, thorough checkup done. परफेक्ट सो इन सभी से रिलेटेड हम कब किसी फीमेल को ऐसा कहेंगे कि शी इज़ नॉट हैविंग अ नॉर्मल मेंसेस कि उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इरेगुलर हैं वो किसी लोगों को कैसे पता चलेगा कि मेरे मेंसेस ठीक नहीं है या नॉर्मल की परिभाषा क्या है कभी कभी हमने देखा है कि फीमेल्स का साइकिल 28 डेज का बोलते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि 26 है तो इरेगुलर है 30 है तो इरेगुलर है व्हाट इज़ द डेफिनेशन of saying that it's a normal menses Menstrual cycle. cycle and We when need to know what's a normal menstrual cycle. So the cycle length should be between 22 to 35 days. If you're having your menses between this time gap, that's absolutely normal. And bleeding time should be between 3 to 7 days. So this is the regular menstrual cycle and amount, yeah, around 60 ml per cycle. And anything less than that or more than that, you need to get yourself checked. So how someone will calculate कि इसको 60 ml है या ज़्यादा है It's can very difficult to calculate. yeah so So- pad soakage के हिसाब से we can have idea Yeah, like on first and second day. Generally, second day you get a little bit heavy flow. Then the first day, you can change like 3 to 4 pads a day. And it depends on the side of the pad also and which brand you are using. So it's very difficult to talk about Calculate the about- amount or calculate yeah. the amount. But in case you are using the tampon or menstrual cup, in that case, I am saying yes, 60 ml is the cut off ideal cutoff average okay amount. so अब इसमें क्या ऐसा होगा कि उनको ऐसा लगेगा कि ये इरेगुलर है और हमें गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए If they are having menses heavy, like more than 60 ml, 70 ml, 80 ml, I know this is difficult for them to calculate it. But if you are changing your pad hourly, that is also kind of heavy bleeding. If you have to get up at night time to change the pad like 2-3 times, yes, you are having heavy bleeding during menses. And it's prolonged. I mean, it's not the cycle like 3 to 7 days. You are bleeding for 10 days, 12 days, even 15 days. So that's not normal. You need to get yourself checked. so heavy bleeding is one thing is there is condition ऐसी भी कोई कंडीशन होती है जिसमें ब्लीडिंग कम हो जाती है स्कैन Yes, absolutely. That's what we call the scanty menses, all right? Which we generally see in case of polycystic ovarian disease. Patient will say, मेरे को लास्ट टाइम 2 तारीख को menses आए थे, उसके बाद 2 महीने से menses नहीं आए हैं, and now I'm having menses, and she's unmarried, not even pregnant. So we generally see all this condition during PCOD or hypothyroidism or hyperprolactinemia in those cases. Even if you have TB of endometrium, in that case also, the main problem will be scanty menses or So- no menses at all. तो इन सब कंडीशंस में आपको गायनेकोलॉजिस्ट को Yes, कंसीडर करना चाहिए definitely. अब किसी फीमेल को एक रेगुलर टाइम पे मेंसेस आते हैं व्हेन शी शुड थिंक दैट शी हैज़ मिस्ड अ पीरियड एंड शी हैज़ बिकम प्रेग्नेंट प्रेगनेंसी को हम कैसे डायग्नोज करते हैं एक नॉर्मल हाउस होल्ड में हम बहुत सारी मूवीज़ में देखते हैं दे गिव दैट इट्स अ गुड न्यूज़ इट्स अ गुड वाइब सो हाउ टू डायग्नोज समटाइम्स एज ए न्यू जेंजी पीपल वी आर लिविंग अलोन वी डोंट नो व्हाट इज़ द मार्कर और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं एक पीरियड को मिस करने के is the pregnancy is the only reason where period will get No, mixed not at all. Pregnancy is not the only reason of missed period. As I said, PCOD is also the reason. Hypothyroidism is also the reason. Hyperprolactinemia is also the reason. Other underlying condition could cause missed period. But if you are expecting, if you are planning to get pregnant, so that way I can explain how to calculate the missed period. Suppose you get your menses on date 10. So mark it as a day 1 of the menses. Okay? Perfect. And if your periods regular, that means between 28 to 30 days. So probably next month आपको
अगर 10th को लास्ट टाइम आया था तो probably 8th और 9th को और 7th को you will get your menses. But if you will cross that date, like 10th के बदले 11th तक पहुंच गया, then it's better to get your pregnancy test done at home. Probably you are pregnant. सो इफ हमने एक बार टेस्ट किया, वो पॉजिटिव नहीं आया और नेक्स्ट डे भी पीरियड नहीं आया, तो फिर फॉर हाउ मेनी टेस्ट दे शुड डू एट होम और उसके बाद डॉक्टर को कंसल्ट करें? I guess 2 tests is enough at the gap of 5 days. सो सेकेंड That's टेस्ट it. शुड बी डन आफ्टर 5 After days. 5 days. Give it a break of 5 or 7 days, then do the test. Sometimes it's like delayed conception. Okay. In that case, you can do like that. सो बेसिकली अगर आपका पहला टेस्ट नेगेटिव है तो आपको रिपीट करना है 5 दिन के बाद। अगर तभी भी नेगेटिव रहता है और पीरियड तभी भी नहीं आया है, देन यू शुड बेटर गो एंड डिस्कस विद द गायनेकोलॉजिस्ट। Yes. परफेक्ट। ऐसा क्यों होता है कि किसी किसी फीमेल को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं पीरियड्स के टाइम पे, किसी किसी को नहीं होते, या किसी के लिए पीरियड बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस होता है पर बाकी लोगों के लिए नहीं होता, उसका कुछ? Yeah, actually, it depends on everybody's cycle is different. Some have some underlying cause like endometriosis or like other ovarian cysts, PCOD and all. And some have smooth periods. They don't complain of severe abdomen pain and all. But yeah, it's very common that mood swings. That's what we call premenstrual syndrome, which can happen even before the onset of menses and during menses also. Okay. So there is no fixed criteria कि इनको होना है और इनको नहीं होना है. अगर ऐसा होता है तो मेल पार्टनर के लिए आपकी कोई एडवाइस है? अगर उनकी फीमेल पार्टनर इज गोइंग थ्रू पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, तो हाउ कैन दे कीप थिंग्स काम फॉर हर? इज देयर एनी एडवाइस फॉर द मेल काउंटर पार्ट? I would say we need to normalize the talk about menstruation. Totally. Like start talking about menstruation to your younger kids also, even if it's boy. It should not be the topic of hush hush or making fun of it. Just normalize the topic. It's menses, call it period, no problem. But that's a natural monthly phenomena which happened with the female. in जो inner lining होती है uterus की, वही shed होती है every month. So that's absolutely normal. और जब shed नहीं होती है future में infertility age group में when she get married, then she gets pregnant. So it is very important phase of the life or part of the women's body. So don't take it like अरे ये तो नाटक कर रही है या ऐसा कुछ हो नहीं रहा है. At least you have to be being respectful and understanding during that time period so that it will be helpful for her. Great. So let's start discussion about vaginal hygiene. How you can keep your vagina healthy in teenage group, in middle age group, or in old age group. So what is the mantra behind? See, only use plain water douching, which means plain water से ही vagina को साफ करना है. Don't use any kind of soap or medicated product. Anything don't use at all because it will disturb the natural flora of the vagina. And because of that, you will catch repeated vaginal infection. So just use plain water and keep it clean. सो ऐसा भी एक मिथ है कि अगर आप पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं तो यूटीआई का इंसिडेंस बढ़ता है। Yeah, that's true. तो It's इसको actually not a myth, that's fact. If you are using like public toilets and all, you may catch UTI from there. so Because is, your female urethra is shorter than the male urethra. So chances of catching UTI is very high in case of female. So yeah, in urgency you have to go to the public restroom, but try to avoid using those washroom, or you can use some that spray on the toilet seat and maintain the hygiene during that time period. सोशल मीडिया तो भरा हुआ है ऐसे प्रोडक्ट के लिए साथ में कि यू यूज दिस प्रोडक्ट, दिस इज गोइंग टू बी गुड फॉर योर वेजाइनल हाइजीन, इट इज गोइंग टू ब्रिंग सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर और सम स्पेसिफिक A big no to all these products, whether it's vaginal bleaching or whether it's a vaginal wash, nothing. No, don't use all those things. सो क्या बर्थ कंट्रोल पिल लेने से फ्यूचर प्रेगनेंसीज में दिक्कत आती है या फिर वेट गेन ज़्यादा हो जाता है? See, there are plenty of low dose estrogen progesterone pills. So it doesn't cause weight gain and all that. It's a myth कि OCP आप ले रहे हैं तो आपका आगे जाके प्रेगनेंसी नहीं होगी या आपका वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा. नो,
Once you stop OCP, after it takes hardly 1 or 2 cycle and your fertility will resume. So that's not an issue कि आप OCP ले रहे हैं तो उसके ड्रॉबैक्स बहुत हो रहे हैं. तो उससे कोई फ्यूचर प्रेगनेंसीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इट्स कम्प्लीटली अ मिथ। Yeah, it's a myth. अगर किसी फीमेल को वाइटिश डिस्चार्ज है पर वजाइना से वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, तो इज इट ऑलवेज अ साइन ऑफ एन इन्फेक्शन या ये नॉर्मली भी कभी कभी हो सकता है? See, it depends on the color, quantity, and the associated symptom also. Because little bit white discharge is absolutely normal. हम लोगों ने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे फीमेल्स दे डोंट विजिट टेम्पल्स ड्यूरिंग द पीरियड, तो दे यूज सम टाइप ऑफ पिल्स कि To postpone. हाँ, टू पोस्टपोन द पीरियड, कि अभी हमको प्लान है, एक ट्रिप पे जा रहे हैं, हमें मंदिर जाना होगा, तो दे टेक पिल्स टू पोस्टपोन द पीरियड। इट इज़ एडवाइजेबल एज फार एज द मेडिकल कन्वर्ट पार्ट इज कंसर्न, और इज देयर एनी नेचुरल वे टू डू दैट? I guess there is no natural way to postpone the periods. And yeah, it's in our culture that you cannot do puja or go to temple during menstruation. So yeah, you need to take medication if you want to postpone it for 2-3 days. Okay. Yeah, and that is safe also. That is not It any won't cause any major issue later on. Yeah. So it should always be taken under supervision of a Yeah, doctor. it's better to take it under supervision. सो अगर किसी फीमेल को क्रैम्प्स आ रहे हैं ड्यूरिंग पीरियड्स, सो उनको कैसे पता चलेगा कि ये क्रैम्प्स जो हैं वो नेचुरल हैं, नॉर्मल हैं, या फिर किसी मेजर पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, क्या एंड्रोमेट्रोसिस या कोई मेजर प्रॉब्लम चल रहा है उससे रिलेटेड है? ऐसा कोई डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है जिससे वो समझ सकें कि इस क्रैम्प के लिए हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? See, there are few diseases like endometriosis, appendix. In that case, you will have severe abdominal pain. You will need injection or tablets. And little bit cramps or during menses, it's absolutely normal. उसमें ऐसा नहीं होता कि पेशेंट बेड रिडन हो जाता है, अपना नॉर्मल जो रूटीन काम भी नहीं कर पाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है. ड्यूरिंग menses also, girls go to school and women do their work, everything they do. But if it's very severe and they are not able to get up from the bed and they need injection only, tablets only, three tablets a day, it's better to visit gynecologist. What's the cause of the severe abdominal pain? It could be appendix also. It could be some ovarian cyst torsion also or endometriosis. परफेक्ट। सो अगर एक आध पेन किलर से काम चल रहा है तो दे कैन मैनेज इट एट Yes, होम, बट yes, इफ yes. यू नीड अ फ्रीक्वेंट पेन किलर्स, बेटर टू कंसल्ट इट। Exactly. परफेक्ट। बहुत सी बार हम लोग जब पहली बार सेक्सुअल एक्सपीरियंस में एनकाउंटर करते हैं, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हैं। उससे रिलेटेड बहुत सारे लोग मुझसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, मेरे फ्रेंड्स जो हैं। तो उसमें सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन क्या है अबाउट वीमेन्स फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस? See, there is some people say virginity है तो फर्स्ट टाइम जब सेक्स होगा, अगर वर्जिन है तो ब्लीडिंग होगी. इट्स अ मिथ. इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर वर्जिन है या नहीं भी है तो ब्लीडिंग ही उसका, या स्पॉटिंग आपको बेड में अगर नेक्स्ट डे दिख रहा है तो हाँ शी वॉज वर्जिन. नो, आज की डेट में अगर कोई गर्ल साइकिलिंग कर रही है, थोड़ा एक्सर्शन कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है, कराटे या कुछ भी सीख रही है, तो उसमें भी कई बार हाइमन इंजर्ड लाइक रप्चर हो जाता है. सो इट डजंट मीन कि अगर वर्जिन है और ब्लीडिंग हो रही है उसे जस्ट आफ्टर इंटरकोर्स, देन ओनली शी विल बी लेबल्ड एज अ वर्जिन. अदरवाइज yeah, it is like ओके। her second or third. No. अगर कोई फर्स्ट एक्सपीरियंस किसी का है, क्या आपको बहुत डरा हुआ ही रहना चाहिए आपका पहला एक्सपीरियंस से पहले कि इसमें तो बहुत पेन होने ही वाला है? No, it's not like that. It's totally depends on both the partner, like husband and wife, or a girl or boy. If they're doing it with pleasure, with mutual consent, it won't be painful or any postcoital problem will be there. But yeah, if it's like बस sex हो रहा है, बंदी की इच्छा नहीं भी है, but because she is married and he's performing it, in that case she may have that um, mental trauma also, and maybe vaginal bleeding भी हो सकती है, उसमें भी उसे vaginal tear कुछ हो सकता है, तो that could be problematic. So how can a woman ensure that she's having a safe sex, or like what are the precautions she can take to have that safe sex? Okay, if they don't have any plan of pregnancy, so the best or very good success rate product is intrauterine copper device. They can like it works for even 5 year and 10 years also.
Second, they can go ahead with the oral contraceptive pills. And there is nothing like कि उससे weight gain हो जाता है और बाद में pregnancy भी नहीं होती है. It's all myth. Thirdly, of course, condom is also very good option कि सेफ सेक्स भी होगा, STI एंड ऑल से आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगा और साथ में यू कैन अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी ऑल्सो. डॉक्टर मीमांसा, आपको कुछ पेशेंट्स आते होंगे ओपीडी में हम्म. जो आपको हिस्ट्री देते होंगे कि यस्टरडे नाइट वी हैड एन अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। अब उनको डर है कि वो कहीं प्रेग्नेंट ना हो जाएं, तब ऐसे में आप उनको क्या एडवाइस करते हैं? यस, दैट्स ट्रू. कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं, कुछ कपल जिनको बिकॉज ऑफ देयर कैरियर, देयर जॉब और अदर फैमिली रीज़न वो प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं. बट उनको एक डर है क्योंकि ड्यूरिंग ओवुलेशन टाइम दे आर अवेयर कि हमें डर है इस दौरान प्रेगनेंसी ठहर सकती थी क्योंकि ये मिड साइकिल वाला टाइप पीरियड था. तो व्हाट वी कैन डू फॉर दैट? सो उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं. एक है मेडिकली जो मेडिसिन से होता है, दूसरा इंट्रा यूटेराइन डिवाइस. मेडिसिन यू हैव हर्ड अबाउट इट, आई पिल, अनवांटेड प्रेगनेंसी, इट्स वेरी कॉमन. उसको सिर्फ लाइक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के 72 आवर्स के अंडर में लेना होता है. बस खाना खाने के बाद खाली पेट नहीं लेना है, पानी के साथ लेना है. दैट्स इट. और वो प्रोटेक्शन दे देता है अच्छे से. दूसरा है इंट्रा यूटेराइन. उसमें डॉक्टर साहब एक सिंगल पिल इज इनफ, Yeah. और कभी उसको रिपीट तो करने का No, no, जरूरत है? rarely we need to repeat it for 2-3 days. Otherwise, single pill is enough. ओके. Secondly, intrauterine copper device. IUD जिसे हम बोलते हैं, उसको within 5 days of the unprotected intercourse insert करना होता है. तो in that case also they can avoid unwanted pregnancy. ओके. Yeah. एंड सपोज कोई पेशेंट आपके पास आने में लेट हो गया है, दे हैव कम टू यू व्हेन प्रेगनेंसी टेस्ट इज ऑलरेडी पॉजिटिव, All right. नाउ दे डोंट वांट दैट प्रेगनेंसी, अब उस कंडीशन में वो क्या कर सकते हैं अगर उन्हें वो प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो? राइट. अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है दैट मीन्स ऑलरेडी 4 वीक्स हो चुका है. क्योंकि जो हम प्रेगनेंसी काउंट करते हैं उसे फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल से काउंट करते हैं. तो ऑलरेडी 4 वीक्स की वो प्रेगनेंसी है, इसलिए वो यूरिन टेस्ट में पॉजिटिव बता रही है. तो उस केस में भी एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है और दूसरा एक सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है. ओके. मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आपकी प्रेगनेंसी को 60 वीक्स 55 वीक्स के अंडर तक है, दैट मीन्स अगर हम 4 वीक्स लेके चले जब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो प्रोबेबली आपके 30 डेज ऑलरेडी हो चुके हैं. राइट, 4 वीक्स 30 डेज. और मान लीजिए आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते और बढ़ा देते हैं तो आपके 6 हफ्ते हो जाते हैं. तो भी आप मेडिकली टर्मिनेशन को ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें पिल्स लेनी पड़ती है, जिसमें आपने सुना होगा मिफेजेस्ट आती है, किट आती है, MTP किट. और अगर ये प्रेगनेंसी मान लीजिए बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, विच आई डोंट प्रेफर कि अगर पेशेंट को प्रेगनेंसी आगे नहीं चाहिए तो दे शुड टेक दैट एक्शन एज अर्ली एज पॉसिबल रेदर देन वो आगे बढ़ती जाए और 11 वीक्स 12 वीक्स. क्योंकि 12 वीक्स पहुंचने के बाद 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि MTP एक्ट में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, वही उसको टर्मिनेट कर सकते हैं. ओके. दैट्स व्हाई. परफेक्ट. सो अगर 11-12 वीक्स तक पहुंच गई है तो मेडिसिन से उसको हम नहीं कर सकते हैं? नो वन कैन गिव गारंटी कि वो मेडिसिन से हो जाएगी. हो जाएगी. उसमें ऑपरेटिव इंटरवेंशन दैट मीन्स DNC डायलिटेशन क्यूरेटाज ये रिक्वायर हो जाता है, मोस्टली होता है इसकी मोस्टली जरूरत. होता है. यस. सो एट टिल व्हाट टाइम दे कैन ट्राई इट एट होम? मतलब एमटीपी पिट, जैसे आई पिल यू हैव एडवाइस कि वो अपने आप बिना किसी सुपरविजन के घर पे भी एक बार ट्राई कर सकते 72 हैं. आवर्स. अगर 72 आवर्स से ज्यादा हो गया है तो देर इज दैट पिल इज नॉट गोइंग टू वर्क. सो एमटीपी किट ऑल्सो दे कैन ट्राई वन एट होम, और दे शुड ऑलवेज टेक इट अंडर डॉक्टर सुपरविजन? ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं जो सीधे दवा खा के आते हैं, बट आई हाईली रेकमेंड अपने से मेडिसिन नहीं लेना चाहिए. ओके. आप सो गायनेकोलॉजिस्ट से मिल लीजिए, वही दवा अगर वो दे रहा है बट वो आपको पूरा प्रॉपरली बताएगा कौन सी दवा कितने घंटे बाद लेनी, क्योंकि ऐसी 4 किट में 4 मेडिसिन होती है. और इन केस अगर इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ऑफ यूट्राइन प्रोडक्ट हुआ है, जैसे कि जिसे हम रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कहते हैं, कुछ रह जाना, थोड़ा निकलना और बाकी कंसेप्शन प्रोडक्ट रह जाना, उसमें फिर अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो फिर आप परेशान हो जाएंगे. उससे बेटर है आप गायनेकोलॉजिस्ट से मिल के दवा लें. ओके. और जब ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाए. फिर वो गायनेकोलॉजिस्ट को ही डील करना होता है कि DNC करना है कि कोई मेडिसिन से सब क्लियर हो जाएगा. परफेक्ट. सो एमटीपी डोंट टेक विदाउट डॉक्टर सुपरविजन. आई पिल एक सिंगल डोज आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं, अगर उससे ठीक हो जाता है तो बेस्ट है, नहीं तो फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए. यस. ओके. परफेक्ट. अब उससे भी एक और स्टेप आगे हम जाके पूछते हैं कि आपके पास एक ओपीडी में फीमेल पेशेंट आई
जो प्रेग्नेंट है और जो अनमैरिड है, तब आप उस सिचुएशन को कैसे डील करते हैं? अगर प्रेग्नेंट है बट 18 ईयर्स से कम है, इन दैट केस ये तो हम लीगली भी इट्स प्रोहिबिटेड और हम इसको एनकरेज नहीं करते हैं, क्योंकि जो एक फीमेल है उसकी बॉडी इतनी अच्छे से तैयार ही नहीं हुई होती कि वो प्रेगनेंसी को सहन कर सके। परफेक्ट। आफ्टर 18 अगर कोई ऐसी लड़की आती है जो प्रेग्नेंट है बट अनमैरिड है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे जो पेशेंट होते हैं या तो इधर दे विल कम विथ हर बॉयफ्रेंड और हर बेस्ट फ्रेंड लाइक कॉलेज कलीग, बट नेवर विद द पेरेंट्स। शुरू में 4-5 लोग साथ में आ गए उसकी हेल्प करने के लिए, उसके कॉलेज फ्रेंड या बॉयफ्रेंड एंड ऑल दैट, और नेक्स्ट विजिट में नंबर सिर्फ एक पे रह जाता है कि कोई एक ही इंसान आता है। तो और कई बार ऐसा भी होता है कि जो वो पेशेंट इतनी डरी हुई होती है कि खुद ही मेडिसिन खा के आ जाती है किसी से पूछ के एंड ऑल दैट। सो आई वांट टू से, जब भी ऐसा हो, अगर कभी बाय मिस्टेक या अगर यू गेट प्रेग्नेंट एंड यू आर अनमैरिड, first of all inform it to your parents. I know it's very difficult, but you can avoid later on very fatal consequences. और अपने से मेडिसिन लेके उनको फिर बहुत ब्लीडिंग होती है और बाद में पता चलता है कि आधा रह गया अंदर, आधा निकल गया, और फिर वो डॉक्टर के पास जाने में और डरते हैं कि डॉक्टर क्या बोलेगी, और वो कोई भी डॉक्टर बिना पेरेंट्स के कंसेंट के सिग्नेचर के लेगा भी नहीं पेशेंट को। उस केस में वो कोई ऐसे छोटे हॉस्पिटल, जैसे हॉस्पिटल भी नहीं बोलेंगे, ऐसी जगह जाते कि बस वी जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ दिस, और वो सर्टिफाइड भी नहीं होते वो सब डॉक्टर, और वहाँ कराने से देयर हैव बीन डेथ आल्सो बिकॉज ऑफ दैट। दोस्तों, एक सिंगल एक्ट ऑफ दिस एनकाउंटर इज नॉट गोइंग टू डिटरमाइन योर लाइफ। बिलीव मी, योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड्स। आपके सबसे अच्छे दोस्त और आपके बारे में सबसे ज़्यादा भलाई चाहने वाले आपके पेरेंट्स ही होते हैं। ये कॉन्वर्सेशन बहुत डिफ़िकल्ट है, ईज़ियर सेड देन डन, बट स्टिल ये एक कॉन्वर्सेशन विल प्रिवेंट मैनी मैनी कॉम्प्लिकेशंस। बिकॉज़ आप जब पहली बार ये कॉन्वर्सेशन अपने पेरेंट्स के साथ नहीं कर पाते हैं, तो सेकंड और थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज तक जाते-जाते, सब्सिक्वेंट विज़िट तक जाते-जाते ये डिस्कशन और मुश्किल हो जाता है, और आप अपने आसपास एक ऐसा जंजाल बना लेते हैं जिसमें इतने सारे मिथ्स से रिलेटेड आपको ओपिनियंस मिलते हैं जो कि फैक्ट बिल्कुल नहीं होते, और एवरी मिस इन्फॉर्मेशन अकाउंट्स फॉर मोर एंड मोर ट्रबल। सो Yes. इस वजह से दिस लीड्स टू चेन रिएक्शन। And yes, this act is not going to define your life. So please be vocal, talk to your parents. सो आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं कि अल्कोहल और स्मोकिंग का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। लोग सुट्टा पीते हैं, लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर बार में, जनजी पॉपुलेशन है, बहुत हैवी हेक्टिक वर्क लाइफ है, तो उन लोगों को सब्सटेंस अब्यूज़ का बहुत हेल्प लेना पड़ता है टू कीप देमसेल्व्स कूल एंड काम, और पीयर प्रेशर भी है। सो उनका फीमेल हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? It's actually affecting a lot the female health in terms of even their menses or their whole body. ओके। All right. I'm saying nowadays PCOD patients have been increased because of the same reason. Their lifestyle have been changed so much drastically that मेरे पास एक पेशेंट आई, पीसीओडी की पेशेंट, वो तो डायग्नोसिस देख के ही बन जाता है आजकल। ओके। मैंने उससे उसके सिर्फ लाइफस्टाइल पूछी कि आप कितने बजे नाश्ता करती हैं, खाना खाती हैं, सोती कब है। एवरीथिंग वाज टोटली हेवर। बिल्कुल अनमैनेज्ड, बिल्कुल भी मैनेज नहीं था। प्लान्ड और प्रॉपर जो नाइट स्लीप में, वो डे में स्लीप करती थी, नाइट में वो जागती थी। स्क्रीन टाइम जो भी वर्क फ्रॉम होम था, व्हाटएवर इट इज़, लाइक वर्क नाइट टाइम में ज़्यादा कंप्यूटर में बैठती थी। उनकी मदर ने मुझसे डिस्कस किया कि मैम प्लीज़ इनकी रूटीन सेट करवा दीजिए, ये सारी प्रॉब्लम इसी कारण से। देन आई टोल्ड हर, यू नो, वुमेन हैव द बायोलॉजिकल क्लॉक एंड एवरीथिंग। जो हार्मोन्स रात में रिलीज हो रहे हैं, उस टाइम आपको सोना चाहिए। आप रात में अगर कंप्यूटर में बैठे हैं एंड यू एक्सपेक्ट कि नहीं मुझे वो सारे हार्मोन्स सब हेल्दी काम करें, वो नहीं होगा। सो प्लीज़, द की ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओडी इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। मेडिसिन तो बाद में आती है। हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने से बहुत सारी प्रॉब्लम लेडीज़ की वैसे ही सेटल हो जाती है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम और हेल्थ इश्यू। तो एक रूटीन क्या होना चाहिए? Proper 7 to 8 hours sleep, and diet should be nutritious, like they should not be like junk food or pizza burger daily, वो खा रहे एक टाइम तो खा ही रहे नहीं। Take a small frequent diet and drink plenty of water and include one fruit
a day. जो बोला जाता है 1 apple a day keeps और डॉक्टर ना राइट doctors away. But yeah, really, एक apple or any fruit, include that in your diet daily. सो और 6 से 8 घंटे का स्लीप, एक Yes. कुछ एक्सरसाइज शेड्यूल Exercise, of course. If you're saying you're very busy, you cannot hit the gym and all, then walk. At least walk 10,000 steps daily. That will also be sufficient. Do meditation, yoga. Just follow the healthy lifestyle. That's all you need. so when we will say that there is an issue of infertility in the newlywed couple, when they should seek the doctor's advice, मतलब उनको कब डॉक्टर के पास कंसिडर करना चाहिए जाने के लिए? If married couple is trying to conceive since 1 year with regular intercourse and all, and they are not able to achieve pregnancy, that means that's a case of infertility. So then at that time they need to see the infertility specialist or doctor to get themselves checked. If female is above 35 and they are trying to conceive even for 6 months consecutively and regular intercourse, then also they should see the doctor. So what should be the frequency of saying that it is a regular intercourse? Is that any number or At least 4 to 5 times a week. okay? So if you are trying for 4 to 5 times in a week and you are not getting conceived for a period of 6 months to 1 year, मतलब 6 महीने से 1 year, एक exactly. It is 1 year for the young couple, the reproductive age group people. okay. If the lady is already 35-year-old or above, only try for 6 months regularly. If she is not able to conceive, then see the doctor. इनफर्टिलिटी स्पेशली, तो इनफर्टिलिटी के मोस्ट कॉमन रीज़न क्या हैं? ये मेनली फीमेल प्रीडोमिनेंट होता है क्योंकि सोसाइटी में तो ज़्यादातर फीमेल्स को ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, बट एक्चुअली मेडिकल साइंस क्या कहती है? It's 40% female, 40% male. The cause could be 40% female, 40% male, and 20% unexplained. I'll tell you one story. Because you just said कि female को ही reason माना जाता है and all. दिस इज कॉमन नीड्स Yeah. या So, one day one couple came in my OPD and with him, like her husband, his father and his uncle were also there in the OPD. So, जो उसका हस्बैंड था उसने मुझे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाया एंड ही सेड मैम इनके फाइब्रॉइड्स हैं, हमें इसकी लैप्रोस्कोपी करानी है. मैंने कहा ऑलराइट. Then I started asking for the history, like since when did you have your last menses, how long you are married and all. I got to know it's been 11 years they are married, but कभी भी वो pregnant नहीं हो पाई हैं. And then I gone through her all the investigation, even CT scan, MRI, all the investigation were done. Only case of lady, not the man. वाह, And I checked, she got already operated twice before. Open abdomen surgery in view of fibroid, in view of ovarian cyst or tubal block or something. Then I asked, I'm checking, आपकी एक भी इन्वेस्टिगेशन नहीं है. उनके हस्बैंड से मैंने बोला आपकी एक भी इन्वेस्टिगेशन नहीं है, बट जिन गायनेकोलॉजिस्ट ने ऑपरेट किया है उन्होंने एडवाइस किया है कि गेट हस्बैंड सीमन एनालिसिस डन. सो वेयर इज योर रिपोर्ट? ही वाज लाइक मैम वो अभी नहीं कराया, आप इनका फाइब्रॉइड का ऑपरेशन कर दीजिए, वो इनकी डेट दे दीजिए हमें ऑपरेशन की. यूजुअल स्टोरी. सो आई वाज लाइक कि ऑलरेडी उसका 2 बार पेट पूरा वर्टिकल स्कार, वर्टिकल इंसिजन देके खुल चुका है. And again you want to get her operated, but a simple test we need. क्या पता उसमें कमी हो जो इतने ऑपरेशन करा के भी वो नहीं कंसीव कर पा रही है. सो आई वाज लाइक कि आप एक बार टेस्ट करा लीजिए, आपकी रिपोर्ट देख के आई विल ऑपरेट ऑन हर. क्या मतलब मैं ऑपरेट करूँ फिर रिजल्ट ना मिले तो इट्स वेस्ट, उसकी बॉडी है ये ऑफ कोर्स. सो ही वाज लाइक कि मैम वो हम चेक करा लेंगे, आप डेट बता दीजिए ऑपरेशन की. एंड आई वाज लाइक ओके. I wrote in the prescription, plan for laparoscopic mammectomy after husband semen analysis report. परफेक्ट. And I knew that या तो वो चेक कराएगा नहीं और कभी आएगा नहीं. एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंड. ना ही वो पेशेंट फिर वापस आया एंड आई एम प्रीटी श्योर वो फिर कहीं ले जाके उसको ऑपरेट करा रहा होगा. सो probably This is husband semen analysis report should have been done before ना, मतलब and it's क्यों उसको करा लेना चाहिए था. it's 5-minute OPD based procedure. It's something which is not even a procedure. It's a very small test. एक छोटा सा टेस्ट जो कि बहुत सारी सर्जरीज को प्रिवेंट कर सकता था. So that is one taboo we have in our society. So what according to you is an ideal age to get pregnant? एक फीमेल को किस एज में प्रेग्नेंट होना चाहिए? कब वो
मदर बनने के लिए सबसे उपयुक्त I होती है? feel early 20s. That's the most fertile period of a lady. उसका रीज़न क्या-क्या है कि भई उस समय में बॉडी उसको प्रेगनेंसी को अच्छे से झेल लेती है, या फिर पोस्ट प्रेगनेंसी जो इश्यूज़ आजकल बहुत कॉमन है, स्ट्रेस है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, पोस्टपार्टम वेट गेन है? Actually, a girl born with a fixed number of egg in her life, and gradually it decrease only. Initially, it's like 1 to 2 million. The moment she reached the age of 25, it could come down to 1 to 2 lakh. And after that, keep decreasing. At the age of 35, hardly 25,000 eggs left. And of course, pregnancy depends on the eggs only, because egg and sperm meet, then only zygote formation and the pregnancy will happen. So that is the most fertile period for women. So it's better to conceive and get pregnant during that time. Otherwise, later on, it will be difficult for her to get pregnant, probably because of shortage of the eggs. सो आइडियल नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज़, मतलब एज़ पर मेडिकल गाइडलाइंस ऐसा कोई रिकमेंडेशन है कि कपल को 1 बच्चा करना चाहिए या 2 करना चाहिए या 3 करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो किस एज ग्रुप में पहला प्लान करना चाहिए? कितना गैप रहना चाहिए पहले और दूसरे के बीच में? I guess 2 kids are enough, and there should be gap of 2 years. There should not be gap of like 5-6 years, or not even 1 year only. Like just 1 साल पहले सीजन सेक्शन हुआ है और इमीडिएटली 1 साल बाद दूसरा सीजन सेक्शन हुआ है, तो वो लेडी के हेल्थ के लिए, यूट्रस के लिए इतना अच्छा, हेल्दी नहीं हेल्दी है. नहीं। या सो आइडियली ये रिकमेंडेशन इज़ मिनिमम 2 इयर्स का गैप गैप, रहे यस यस और यस, पहला बट नॉट मोर प्रेगनेंसी। देन दैट, लाइक 4-5 years गैप, नो. ओके। क्योंकि बच्चा छोटा है, वो भी छोटा रहेगा, दूसरा बच्चा भी मैनेज हो जाएगा. वरना एक मदरहुड वाला टाइम रहता है, 5-6 years बाद वो जब अपनी नॉर्मल लाइफ में रिज्यूम करती है काम को, फिर वापस से प्रेग्नेंट होना, इट्स डिफिकल्ट फॉर द लेडी. आपके हिसाब से प्रीनेटल केयर कितना इम्पोर्टेंट है? कोई भी प्रेगनेंसी है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको कैसे अपने डॉक्टर्स को चूज़ करना चाहिए, और वो केयर कैसे करना चाहिए घर पे, अपने आप को कैसे मेंटेन करें? सी, once she gets to know that she is pregnant, first ultrasound should be done at 7 to 8 weeks. And how will you count it? Take first day of the last menstrual cycle, count is at day 1. एंड अकॉर्डिंगली 7th वीक में पहला अल्ट्रासाउंड हो जाना चाहिए. उसमें पता चल जाता है कि बच्चे की हार्ट बीट आई कि नहीं आई. कभी कभार ऐसा होता है, मैंने सुना है कई बार, कि 3 महीने की प्रेगनेंसी हो गई बट अल्ट्रासाउंड एक भी नहीं करा है. जब पूछा गया क्यों, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, नहीं करा, और बाद में पता चलता है वो ब्लाइटेड ओवम था. They were like, it was not even a like healthy pregnancy, not a fetus. And then उसकी फिर DNC करनी पड़ी. So get ultrasound done at the 7 or 8 weeks of age. After that, monthly you need to visit the gynecologist. ओके। And after 28 weeks of pregnancy, 3 weeks, and then 36, at the 36 weeks of pregnancy, weekly you should visit the gynecologist. Okay. And meanwhile, NT-NB scan, TIFA and all, your gynecologist will definitely advise. ओके। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम लोगों की एक धारणा चलती है कि आपको बहुत सारा खाना चाहिए, बहुत सारा घी खाना चाहिए, क्योंकि यू हैव टू फीड फॉर द ट्यूब। A myth. सो Lots इज of इट अ myth. मिथ और इट्स अ फैक्ट? I'm telling you. Suppose myth is a female, तो उसका मायका है गायनी डिपार्टमेंट. ओके। Lots of myth. The moment a woman get pregnant ना, उनकी इतनी सारी, मैंने सुना है कि नारे पानी मत पियो वरना बच्चे में बहुत सारे हेयर्स हो जाएंगे. और केसर मत खाओ, केसर खाना चाहिए जिससे कि बच्चा गोरा हो. गुड। जेनेटिक डीएनए का कोई रोल नहीं दिख रहा है इसमें. I tell you one very interesting incident if you want to know about it. It's like after MS, I was doing my senior residentship from Delhi, and it's very big medical college, very prestigious. So it is like the gynae department was always flooded with the patient. Can you imagine 30 delivery in one night? So it was always crazy. So one day, like I was posted in the labor room. उस टाइम मैं एक 2 इंटर्न और एक जूनियर रेसिडेंट थे, and lots of patients were in labor pain. So I checked one patient. She was having a strong contraction. So I told the intern, इनको OT labor table में shift करो. And I went to the labor room again, performing deliveries and all. So थोड़ी देर बाद वो patient आ रही है, उसके बाल पूरे ऐसे ओपन है, and she was entering the labor room. And I was like, इतनी जल्दी तो मैंने नहीं बोला था. I said, sister, tie her hair, at least OT कैप कुछ लगा दो, लेबर रूम में आई है, टेबल में लेटाना है. And she was not listening. And then I saw
her mother or probably mother-in-law, I don't know, she was coming behind her and telling her, "बाल नहीं बांधना." She was like, "हाँ, नहीं बांधना." And then I was like, "Why?" then मैंने बोला अगेन, मुझे समझ नहीं आया क्यों ऐसे बोल रहे हैं। तो मैंने, सिस्टर बाल बांधने को बोलो। तो मैम नहीं मान रहे। मैंने कहा, why you are not entering in some garden or a floral area, it's like labor room, your hairs will get dirty, tired. They did not listen. Then I asked the intern, what's wrong, why ये लोग हेयर टाई क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बोलते, मैम एक्चुअली इनका मानना है अगर बाल खोल के डिलीवरी कराएंगे तो लड़का होगा। I was like, okay. And just after her, again one full like your hair पूरे ऊपर है, वो एंटर करी लेबर रूम। मैंने कहा, आइए आपको भी लड़का होगा। तो उनको हुआ लड़का? I don't remember that much, but that was really funny कि क्या मिथ है कि आप बाल खोल के डिलीवरी करें। लॉन्ग है, इट्स नॉट लाइक शॉर्ट, लॉन्ग है। आप पूरे लेबर रूम में बस आपके बाल ही फैले हुए हैं एंड यू एक्सपेक्टिंग कि हाँ ऐसी ही डिलीवरी नहीं, क्योंकि लड़का चाहिए। उनकी मम्मी पीछे खड़ी हुई थी कि कोई गलती से टाई ना कर दे हेयर इनके। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका मतलब डाइट का जो मिथ्स हैं उसके अंदर आपका क्या एडवाइस है कि बहुत सारा फैट और बहुत सारा कुछ खाना चाहिए बिकॉज दे हैव टू जो टेक बोला केयर ऑफ जाता टू? है ईटिंग फॉर टू, नो, इट्स नॉट द क्राइटेरिया। एनी हाउ इनिशियल 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में आपका वेट लूज होता ही है, क्योंकि बॉडी अभी अडाप्ट करती रहती है उस चेंजेस को, तो उसे नौशिया वॉमिटिंग ये सब होता है, दैट्स फाइन। आफ्टर दैट आपकी डाइट अपने आप ही बढ़ जाती है, और इसका मतलब ये नहीं कि आपको डबल के हिसाब से खाना है। जस्ट हैव फ्रिक्वेंट डाइट्स एंड इज इन प्रॉपर पोर्शन एंड यू विल अचीव गुड प्रेगनेंसी। इन फैक्ट अगर आप बहुत ओवर डाइट करेंगे तो यू विल एंड अप इनटू जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। क्यों ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करना? इट्स बेटर टू ईट हेल्दी रादर देन ईटिंग फॉर टू। ओके, एंड घी के लिए भी मिथ है कि घी खाने से नॉर्मल डिलीवरी होती है। आई हैव नो आंसर फॉर दैट, नथिंग इज लाइक दैट। इट्स नॉट मेडिकल। या सो आजकल ऐसा भी बहुत ज़्यादा देखा गया है कि नंबर ऑफ सिजेरियन सेक्शंस आर इंक्रीजिंग एवरीवेयर। सो इट इज़ मेडिकली इम्पोर्टेंट, ये हम लोगों का प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर इट इज़ अ बिजनेस एस्पेक्ट ऑफ डिलीवरी? इज़ इट रियली नीडेड कि हम लोग उतना सिजेरियन सेक्शन जितना भी हो रहा है उतना हमें करना चाहिए, या नॉर्मल डिलीवरी उन पेशेंट्स में जिनमें सिजेरियन हो रहा है उनमें पॉसिबल ही नहीं होता है? उसके बारे में आप थोड़ा हमें बताइए। या सी, अगर आप 50-60 ईयर्स बैक जाएं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैटरनल मोर्टेलिटी होती थी वो ड्यूरिंग डिलीवरी होती थी, यस। राइट? अब सिजेरियन होता है तो आप देख रहे हैं मैटरनल मोर्टेलिटी भी बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज हो चुकी है। इट डजेंट मीन कि सिजेरियन कर रहे हैं तो पैसे ही कमाने के लिए इंसान सिजेरियन कर रहा है। ऐसे भी पेशेंट होते हैं जो बिल्कुल रिजिड हो जाते हैं, हमें नॉर्मल डिलीवरी कराना है, और अगर गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइस कर रही है सिजेरियन करवा लीजिए, सुनते नहीं है। इन दी एंड या तो आईयूडी होता है, या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होता है, या इमरजेंसी में सिजेरियन करना होता है। तो इट्स नथिंग लाइक नॉर्मल डिलीवरी इज गुड और सिजेरियन सेक्शन इज गुड। जस्ट लिसन टू द गायनेकोलॉजिस्ट और गेट योरसेल्फ एग्जामिन व्हाट विल बी बेटर। शी विल टेल यू बेटर कि आपके लिए आगे चल के क्या बेटर है, बिकॉज देयर आर प्लेंटी ऑफ रीजन टू परफॉर्म सिजेरियन सेक्शन। इट्स नॉट ओनली कि लास्ट मोमेंट में ही पता चलता है कि इनका ऑपरेशन लेना पड़ेगा। ड्यूरिंग आफ्टर 36 वीक्स कई बार होता है कि सीवियर ओलिगोहाइड्रोमिनोज हो गया, मतलब पानी बिल्कुल बचा ही नहीं है। अब उसमें बच्चा सर्वाइव कैसे करेगा? अगर यूट्रस के अंदर बच्चे की सांस लेने का जरिया तो एमनियोटिक फ्लूइड है, वही नहीं है, तो ऑपरेट करके निकालेंगे तभी बच्चा सही रहेगा। या बच्चे की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई या कम हो रही है, या पोस्ट डेट हो रही है, या मल्टीपल कॉर्ड्स अराउंड द नेक है, या सीवियर आईयूडी है, देयर आर प्लेंटी ऑफ रीजन जिसके कारण सिज़ेरियन सेक्शन परफॉर्म करते हैं। इट डज़न्ट मीन कि ये बेटर है या ये बेटर है। तो देयर इज़ बेसिकली प्रॉपर रीज़न फॉर दैट। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम में अगर आपका गायनेकोलॉजिस्ट आपको सिजेरियन सेक्शन के लिए एडवाइस कर रहे हैं तो यू आस्क द रीजन कि आप व्हाट्स द क्यों रीज़न व्हाई यू आर डूइंग या एडवाइस है, एंड देन यू शुड फॉलो द एक्सपर्ट एडवाइस। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको प्रॉपर एडवाइस नहीं कर रहे हैं या कुछ पर्सनल उनका एजेंडा हो सकता है, तो यू कैन ऑलवेज हैव अ सेकंड सेकंड ओपिनियन, ओपिनियन, यस। बट डोंट डिले इफ दे आर एडवाइजिंग या यू द सिजेरियन सेक्शन, डोंट डिले इट टू। फॉर 2, 3, 5 डेज़ या या तो अगर आप उतना कर रहे हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में मैटरनल मोर्टेलिटी जो कि मदर्स की मोर्टेलिटी होती थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और डिलीवरी वो बहुत ज़्यादा थी, आजकल वो नंबर बहुत कम हुआ है। वी आर नॉट सेइंग कि आपको सीजरियन सेक्शन ही कराना चाहिए, बट
द टेक होम मैसेज इज कि अगर आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने एडवाइस किया है तो कुछ सोच समझ के किया है. अगर फिर भी आपको डाउट है तो यू बेटर टेक सेकंड ओपिनियन बट डोंट डिले इट. One patient came to my OPD. She was around 40 weeks pregnant at that time, already 40 weeks. And generally 38 to 39 weeks में ही डिलीवरी हो जाती है, whether natural normal delivery or cesarean plan हो जाता है. And it was her first visit in my OPD. So I checked, I calculated her weeks and it was like 40 weeks. I said, you're already post dated. आपने अभी तक दिखाया कहीं नहीं था क्या? क्यों इतना डिले हुआ है? तो शी वाज लाइक, मैम हमने दिखाया था बट उन्होंने बोला है कि ऑपरेट करना पड़ेगा, इसलिए हम आपके पास आए हैं क्योंकि हमें नॉर्मल डिलीवरी चाहिए. एंड आई एग्जामिन हर एंड इट्स लाइक ऑलरेडी जो बच्चे की जो हार्ट बीट थी वो ब्रेडिकार्डिया तरफ जा रहा था. दैट मीन्स अराउंड जो नॉर्मल नेचुरल हार्ट बीट होती है बेबी की, फीटस की, वो अराउंड 120 टू 140 बीट्स पर मिनट होती है और उसके केस में ऑलरेडी 80 बीट्स 70 बीट्स पर मिनट चल रही थी. देन आई सेड कि डेफिनेटली यू नीड emergency cesarean section, otherwise we will not able to save the baby. And she was like, मैम इट्स माय फर्स्ट प्रेगनेंसी और फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही अगर मेरा ऑपरेशन हो जाएगा तो मेरी बाकी सारी प्रेगनेंसी जो और बच्चे मुझे करने हैं उसमें भी ऑपरेट करना पड़ेगा, तो मुझे तो ये बच्चा नॉर्मल डिलीवरी चाहिए. तो आई सेड कि चाहे कुछ भी हो जाए बच्चे को, आप नॉर्मल डिलीवरी ही आपको चाहिए. एंड शी सेड, जी मैम मगर मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, मेरे घर में भी कोई तैयार नहीं है ऑपरेशन के लिए. एंड शी लेफ्ट बिकॉज आई सेड कि इधर आई विल डू इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन और आई विल नॉट एबल टू एडमिट यू. जब वो चली गई तो इट्स आई वाज लाइक कि ये चली गई है एंड आई वाज प्रिटी श्योर कि अब बहुत मुश्किल है कि बेबी बच पाएगा, क्योंकि वो बहुत रिजिड थी कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए और एग्जामिनेशन में कोई गुंजाइश नहीं दिख रही थी नॉर्मल डिलीवरी की. जस्ट आफ्टर 2 days the same patient came to my OPD but with IUD, intrauterine death of the fetus. So it's very disheartening to witness such scenario कि आप उन्हें बार बार समझा रहे हैं कि प्लीज़ आप सीजर सेक्शन करवा लीजिए, अभी हम बच्चे को बचा सकते, पीडिया ICU NICU सब कुछ है, बट आप क्योंकि रिजिड है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी कराना है, यू हैव लॉस्ट द बेबी. सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स आउट देयर, प्लीज़ अगर आपके गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि इस केस में, आपके केस में सीजर सेक्शन ही कराना है और आपको लग रहा है नहीं दैट्स नॉट राइट, इमीडिएटली टेक सेकेंड ओपिनियन. डोंट वेस्ट टाइम कि 2-3 दिन बाद दूसरी गानी के पास जाएंगे, क्योंकि टाइम इस दौरान बहुत ही क्रिटिकल होता है, कभी भी किसी भी टाइम आईयूडी हो सकती है. सो टेक सेकेंड ओपिनियन. एंड अगर दूसरी गायनेकोलॉजिस्ट भी बोलती कि येस सिजेरियन सेक्शन ही होना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज देयर विल बी द बैड कॉन्सिक्वेंसेज, इट विल बी डेंजरस फॉर यू एंड द बेबी, देन प्लीज गो अहेड विद द सिजेरियन सेक्शन एट दैट टाइम. चाचा मामा काका किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी अगर लॉस होता है तो वो पेरेंट्स का होता है, किसी और का नहीं. I'm not promoting cesarean section. I'm not saying कि all the answers for everything is cesarean. But please do consider when your doctor says so. अगर आपको डॉक्टर्स पे ट्रस्ट नहीं है तो दूसरा ओपिनियन लीजिए, तीसरा ओपिनियन लीजिए. पर अगर कोई भी आपके पेशेंट्स को बिना सिजेरियन के डिलीवरी कराने के लिए हाँ नहीं बोल रहा है तो देयर मस्ट बी सम मेडिकल रीज़न एंड यू शुड प्लीज़ स्टिक टू द डॉक्टर्स एडवाइस rather than having some taboo against cesarean section, whether it is first pregnancy, second pregnancy या any number of pregnancy. So अब हम बहुत सारा ज्ञान की बातें हो गई, अब थोड़ा कुछ फनी एलिमेंट भी इसमें लेके आते हैं. लेट्स डिस्कस some funny aspect of her medical career. Why you choose gynecology as your profession? So because it's a mix of clinical approach and surgical approach, because of that surgical approach word, I've chosen this branch. Just after MBBS, all the students try to enter in the NEET PG and get through it, right? So NEET PG एग्ज़ाम देते हैं एंड एडमिशन और कॉलेज अलॉटमेंट के बीच का टाइम होता है सम 3-4 months, right? So during that time period after my MBBS, I joined one hospital and it was multi-specialty hospital and at my hometown only. So I was of course like junior doctor, just completed my MBBS. So I was somehow for some work I entered in the operation theater because they told me to give it to that consultant. And there I saw the surgeon was operating. It was laparoscopy surgery. He made the 2-3 holes on the abdomen
and he was operating by seeing the screen. So I got so fascinated by that look. Oh my God, that's laparoscopy surgery. I want to be laparoscopic surgeon. It was like that. So, but I cannot bypass this PG degree that I can't jump from MBBS to fellowship in laparoscopy. So it was clear that either take MS surgery or MS gynae. Then finally I decided it's better to go with MS gynae, and after that I did my fellowship in laparoscopy. So And yeah, now I am more into gynae laparoscopy only. ग्रेट. सो बेसिकली यू आप एक सर्जन बनना चाहते थे, तो गायनेकोलॉजी एज अ ब्रांच आपको एज अ सर्जिकल कंपोनेंट ऑफ दैट ब्रांच आपको बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा और दैट हेल्प यू टू डिसाइड दैट यू वांट टू बी अ Yes. गायनेकोलॉजिस्ट. सो ग्रेट. सो आपके एक्सपीरियंस में कभी कोई पेशेंट आया हो जिसने बहुत ही वियर्ड क्वेश्चन पूछा हो, आप कोई स्टोरी शेयर करना चाहें हम Yeah, साथ? that's I have one या प्लीज. unforgettable story. Hmm. Okay. There was one patient around 45 to 47 years of age, and she had that big fibroid. So she came for the surgery only. So I performed her total laparoscopic hysterectomy. And, when we perform surgery, laparoscopic surgery generally done under general anesthesia. And anesthetists intubate करते हैं, ट्यूब अंदर डालते हैं, right? So this is the procedure, जो surgical part है. So laparoscopy, there is like less pain, less blood loss, and minimal scarring. So दिक्कत होती नहीं है. Next day only patient get discharged. So the day I performed surgery, and just after 5 hours she started walking, and after few hours she started having her meal and all that. So next day when I was discharging that patient, उनके relatives आए, उन्होंने explain करी थी discharge card में कि what precaution you should take and all that. So suddenly उसमें से एक बंदा मेरे से पूछता है, मैम एक बात पूछनी थी. मैंने कहा हाँ बोलिए. मैम क्या यूट्रस को आपने मुंह से निकाला है? आई वाज लाइक आई वाज अबाउट टू बर्स्ट इनटू लाफ्टर. आई वाज लाइक आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने यूट्रस मुंह से निकाला? एंड ही वाज लाइक नो मैम, एक्चुअली उनको पेट में नीचे कहीं कोई दर्द नहीं हो रहा, बट गले में बहुत दर्द हो रहा है. क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया के टाइम में जो इंट्यूबेशन करते हैं, समटाइम्स वो ट्यूब निकालते टाइम थोड़ा सा स्क्रैच या रेचिंग हो जाती होगी. And I said it will get settled after 2-3 times steam inhalation. It will get settled. But I always remember that matter कि ऐसे भी इमेजिनेशन हो सकते हैं कि मुंह से यूट्रस निकाला गया हो. सो हम लोगों के पास भी ऐसे ही सिमिलर रहता है. बहुत सारे लोग तो यही सोचते हैं कि आप यूट्रस निकालते ही नहीं है बिकॉज लेप्रोस्कोपी में छोटे छोटे दिखता स्कार नहीं रहते है. हैं, तो लगता ओके. है कि इतना बड़ा यूट्रस आपने कहाँ? कहाँ से निकाला होगा. तो दे फील दैट यू हैव लेफ्ट इट अलोन. और बहुत सारे विलेजेस के अंदर इस तरीके के मिसकंसेप्शन है कि आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं करवाइए क्योंकि उसमें वो यूट्रस निकालते ही नहीं है. और कुछ लोग क्योंकि ऐसे बोलते हैं इतने छोटे से छेद से कुछ दिखता है क्या? इसका ऑपरेशन होगा. वही तो Yeah. वो देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स around minimal invasive laparoscopic or robotic surgeries, so we keep on getting these kind of experience, but that is very important for us ki sab keep the medical practice alive. Yeah, that's true. Do you have any favorite funny myths patients believe about the woman's health? I just explained you about lots of myths during pregnancy. Yeah. So it's actually funny and myth only. Okay. But they have a strong grip also in that myth, right? Yeah. So in India actually ऐसा है कि जो एक पेशेंट है उसको छोड़ के बाकी सब डॉक्टर्स हैं. Exactly. You will keep on getting advice from everyone around you. Yeah. तो वो तो हमेशा ही रहेगा. Does losing virginity really change anything physically, or it is just a myth? It's just a myth. It is not going to change Yeah, anything physically. definitely. If you have asked to dedicate one song for the specialty you are working in, तो आप उसके लिए कौन सा song dedicate करना चाहेंगे? If I'm in labor room, I'll sing Aja, Aja. We have to wait whole night for the delivery come. बच्चा अब contraction आ रहा है, अब तो आ जाओ. It's like that. If you can wish for one superpower from God, जो आपको जॉब में आसानी दे, तो आपको पास आप क्या सुपर पावर लेना चाहेंगे? कुछ ऐसा जैसे मैं एक मोमेंट में कई जगह हो सकूं. अगर यहाँ डिलीवरी हो रही है तो वहाँ रहूँ, वहाँ सीजरियन सेक्शन करना है तो वहाँ रहूँ. लाइक मल्टीपल अप्रोच I could do. Oh. Piece of advice you want to give to every woman for managing their health. Prioritize yourself. Okay, have me time. Focus on yourself also. Give yourself some time. If Ovary would have a motto, what it would be? I'm the boss. I'll decide whether you will get pregnant or not. That's true.
सो दिस वाज ऑल. थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन. जो आपने इतने टैबू टॉपिक को इतने आसान भाषा में हमारे पेशेंट्स, हमारे लोगों के, हमारे दर्शकों के सामने जो बताया है, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प देम अ लॉट, स्पेशली फॉर द यंगर जनरेशन. Thank you so much for having me here. It was really lovely doing podcast with you.